अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, जहां पे अब कुछ दिन पहले ये लग रहा था कि शायद अपोजिशन जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और हुकूमती जो अलाइड पार्टीज हैं उनके साथ राब्तों में तेजी कर रही है। कल भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम ये राब्ते खत्म नहीं करेंगे। आज वो साउथ पंजाब में मौजूद हैं, वहां पे लिया में आज जलसा भी किया। बहुत सारे लोगों के घर फातिहा खानी भी कहने गए हैं, वो खर साहब के घर फातिहा खानी कहने गए। और जिस तरह कल इमरान खान साहब ने कहा कि बड़े जमानों बाद 20-20 साल बाद अब इनको ये भी याद आ रहा है कि जिनसे पहले लड़ाई थी उनके पास भी जाकर फातिहा खानी करने की वो कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी तो है। मौलाना फजलुर रहमान साहब और बाकी दीगर सियासी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कल मोनिस इलाही साहब की जो स्टेटमेंट था उसके बाद कुछ घबराई नहीं और ज्यादातर का यही ख्याल था कि ये एक कैबिनेट मिनिस्टर की अपने प्राइम मिनिस्टर को एक स्टेटमेंट थी जो कि यकीनन एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, अलाइड पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन ऑपोजिशन इस चीज से कुछ घबराई नहीं। उनका यह ख्याल है कि यह आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। अगर आपको याद हो, बिलावल भुट्टो साहब ने भी मुल्तान में एक जलसे में खिताब करते हुए कहा था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सामने आएगा तो फिर बहुत सारे लोगों का पता लग जाएगा कि वो किस साइड पर खड़े हैं। और शायद यही वो इशारेबाजी हो रही है कि जहां से हमें इतलात मिल रही हैं कि अपोजिशन अभी भी इस बात पर कंफर्टेबल है। और आज ही मैं देख रहा था कि राजा परवेज अशरफ जो कि लॉन्ग मार्च जो पीपल्स पार्टी शुरू करने जा रही है 27 फरवरी से मज़ार कायद से, और अब कह रहे हैं कि शायद वो 8, 9, 10 तारीख मार्च की वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और एक बहुत तवील लॉन्ग मार्च करते हुए आएंगे और ये महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ होगा। उसमें राजा परवेज अशरफ ने आज शायद भलवाल में सरगोदा में वहां पे जो लोकल लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं या जो तैयारियां देख रहे हैं जलसे की और लॉन्ग मार्च की, उसमें उन्होंने वहां गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च शुरू तो कर रहे हैं मज़ार कायद से, लेकिन हो सकता है इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो हो जाए और हम उसमें कामयाब हो जाएं। एक ये बात। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी यही कहा, कुछ ऐसी बात की। उन्होंने कहा कि शायद उनका जो महंगाई मार्च है जो कि उन्होंने 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख रखी हुई है, उस हवाले से भी उनका यह कहना है कि शायद हमें लॉन्ग मार्च की यानी कि महंगाई मार्च की जरूरत ही ना पड़े। ये 27 फरवरी को, इसका मतलब है कि ये अभी 27 फरवरी से पहले कोई करारदाद पेश करने की अभी ऑपोजिशन पोजीशन में नहीं है। और जब मार्च शुरू हो जाएगा या कोई भी तारीख होगी या अगर रेजोल्यूशन मूव कर भी देते हैं तो शायद सेशन या जॉइंट सेशन या जो भी है उसको कॉल किया जाएगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर टेबल करना है तो वो शायद उसके बाद होगा, जिस वजह से बहुत ही कंफर्टेबल है मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि उनका मार्च तो शायद जरूरत ही ना पड़े। लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पर तुली हुई है कि लाखों नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा लातादाद लोगों को वो इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएगी पीपल्स पार्टी। और मज़ार कायद से शुरू होने वाला ये लॉन्ग मार्च जो कि कह रहे हैं कि अगर 27 फरवरी को शुरू होगा और वो 9-10 तारीख यानी कि कम से कम 10-11 दिन का वो लॉन्ग मार्च होगा, तो उसका मतलब है कि उनको ये इस बात का अंदाजा है कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की उनको हर जगह वेलकम भी करेगी और उनके साथ भी आगे चलेगी। लॉजिस्टिक्स कमेटी भी बन गई है। आज भी एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इजलास की सदारत की और उसमें यही तैयारियां देख रहे थे कि जनाब वो जो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है उस हवाले से क्या तैयारियां हो रही हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ साहब एक पेशी के बाद उन्होंने मुख्तसर सी बात की और उनसे जब पूछा गया कि जनाब आपकी जो मीटिंग्स हो रही हैं और अलाइड पार्टी से या जो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी कर रहे हैं इससे कोई परेशानी है, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उनको मेरे से तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनको परेशानी होनी चाहिए महंगाई से, बेरोजगारी से और इस आवाम की मुश्किलात से, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो बेसिकली इमरान खान साहब के लिए ऑपोजिशन का काम कर रही हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये भी सारी सूरत हाल है। दूसरी जाने फवाद चौधरी साहब ने आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद ब्रीफिंग देते हुए जब उनसे पूछा गया कि जनाब कैसे देख रहे हैं तहरीक अदम एतमाद को
और तो उन्होंने कहा कि ये पिछले 3 साल में तक 13 दफ़ा कोशिश कर चुके हुए हैं कि ये हुकूमत को उल्टाएं, लेकिन इनके पल्ले कुछ है नहीं। उनका ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब 1100 सीटों पर इंतखाबात होते हैं, आम इंतखाबात जो होते हैं उसमें से वो 60-65 सीट्स पर लड़ते हैं और 60 या 65 जिले जो हैं वो PMLN के पास हैं और इसी तरह 55-60 जिले जो हैं वो पीपल्स पार्टी के, यानी कि उन्होंने उन दोनों पार्टियों को सिंध और पंजाब में महदूद कर दिया। और उनका ये ख्याल है कि ये अपने ही केसेस के बोझ तले दबते जा रहे हैं और ये केसेस की वजह से, डर से, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूं कि एक तासुर यह भी दिया जा रहा है कि शायद दोनों बड़ी जमातें ऑपोजिशन की, उनके लीडर्स के खिलाफ कोई केसेस तैयार हो रहे हैं। और तैयार तो क्या मतलब, जो पहले से चल रहे हैं, लेकिन अब उसमें शायद उनके लिए कोई बेल लेने की या दूसरी चीजों की गुंजाइश नहीं है और इसी वजह से शायद ये अब इकट्ठे हो रहे हैं कि जनाब अब तो ये हम गए दोबारा सुलाखों के पीछे, तो अब कुछ बचने की सूरत हाल निकाली जाए, जिसकी वजह से अब ये सारे इकट्ठे हो गए। फवाद चौधरी साहब ने भी आज ये कहा कि वो तरीके अदम एतमाद तो नहीं, लेकिन वो जेलें जरूर देख रहे हैं इनके लिए। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर गौस न्याई, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट, और अब तो पार्टी का भी इनके पास सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब की, मेरा ख्याल में यहाँ शायद सेंट्रल, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, पंजाब की। तो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब तैमूर तालपुर साहब, यंग पॉलिटिशियन, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर हैं सिंध में। मैं अगर इजाज़त दें गौस न्याई साहब, ये जो सूरत हाल बन रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी और दूसरा जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, आज फिर कुछ अभी तक डिटेल्स तो नहीं आई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो हम ख्याल ग्रुप और उनके जो लोग हैं, जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के जो लोग हैं, उनके साथ कोई एक अहम बैठक भी हुई है। तो क्या लग रहा है कि अगर एलाइड पार्टीज नहीं तो दूसरी तरफ ये काम कर रहे हैं आप लोग के जहांगीर तरीन साहब के पीछे, कि वो जरा मोटिवेट कर सकें लोगों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीर साहब, आपका शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। पता है, तो बात करना जो है ना, ये हमारा एक जमहूरी हक है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, हमारा जो PDM का जो एक नरेटिव है कि उसमें पार्टी है कि पहले इसको मूव किया जाए और उसके लिए हम रास्ते कर रहे हैं। कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और जाहिर है जो मेन पार्टी जो मूव कर रही है उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें नून है और JUI है, और ये तीनों मेच्योर पार्टी हैं, गुज़श्ता 40-45 साल से सियासत में है। और कोई ये समझे कि ये इन्होंने हुकूमत नहीं की और ऐसे शोषा छोड़ दिया, तो मेरे ख्याल में ये इस तरह कबूतर बिल्ली के सामने आंखें बंद कर लेता है, तो इससे एक मसला हल नहीं होगा। हमारा होमवर्क मुकम्मल है, हम ऐसे सब चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि बड़ी मेजॉरिटी के साथ जो है हम बात करें ताकि इनको समझ लग जाए, और छोटी मोटी और फिर स्पीकर भी इनका है, तो ये थोड़ी बहुत अगर हो तो ये रिजर्व भी चेंज कर सकते हैं। तो हम सारी चीजों पे नजर रखे हुए हैं, हमारी मुलाकातें हो रही हैं। तो वो जो उन्होंने स्पीच की और कहा कि जी हमारे आपसे दोस्ती बनाइए तो मुलाकात रहेंगे, तो खुशी बड़ी दीदनी थी और हंस रहे थे। कई जगह मैंने फंड से देखा है, लेकिन ये सियासी तौर पे जो है खान साहब नहीं जानते। ये जो लोग बड़े, ये सियासी लोग बड़े गहरे होते हैं, सियासत की नजर से अगर देखते हैं वो तो बात की, लेकिन हम इंशाल्लाह ऐसा तो चल रहे हैं। हमारा होमवर्क भी चल मुकम्मल है, वक्त आने पर जो है पत्ते शो करेंगे। देखो, सियासत जो है वो राजदारी का नाम है, जिसमें जो राजदारी में तो सियासत नहीं है। अब ये हम चीजें सारे तो पब्लिक के सामने या मीडिया के सामने या एंकर से तो शेयर नहीं कर सकते। इससे वही अच्छा सियासतदान होता है जो राजदारी रख सकते। तो हमारे लिए राजदारी को सिर्फ हाई लेवल पे सारा कैसे चलना है, वो सारा इत्तेफाक हो चुका है। हम इंशाल्लाह फरवरी की मई मुकम्मल शुरू करेंगे और इनको फिर देखना कि इनका
और बिल्कुल क्या यकीनन होता है राजदारी की और बात आपने की गौस न्याई साहब, ये कि आपका जो मैं समझ रहा हूं कि शायद कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनका शायद मोनिस इलाही साहब को इल्म नहीं, और जो सीनियर सियासतदान समझ बूझ रखने वाले वो राजदारी रखते हैं और चीजों को बड़े गौर से देखते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, पल्स लेने की कोशिश करते हैं कि है क्या एक्चुअल कहानी क्या है। तो क्योंकि अभी तक दोनों अलाइड पार्टीज यानी कि बड़ी एमक्यूएम और पीएमएलक्यू, उनका यही है कि हम तो अभी ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो मुत्तहिदा लाहे अमल क्या तय करती है, उसके बाद हम प्लान करेंगे कि आगे क्या करना है। नवाब तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अगर इजाजत दें तो पहले चलें नवाब साहब, आज की क्या तैयारियां बताई हैं आपको बिलावल भुट्टो साहब ने, क्योंकि आज भी 27 जो फरवरी का जो लॉन्ग मार्च शुरू करना है उस हवाले से इजलास था, क्योंकि पंजाब में तो राजा परवेज अशरफ साहब काफ़ी एक्टिव हैं, पूरे पंजाब का दौरा कर रहे हैं, आज भी वो सरगोदा में मौजूद थे, लॉजिस्टिक्स को भी देख रहे हैं, फिर तमाम तैयारियां। तो क्या क्योंकि अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद आप लोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मौलाना साहब का ख्याल है कि जो 23 मार्च वाला उनका महंगाई मार्च है उसकी शायद जरूरत ना पड़े, और वो बैंक इस बात पे कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ हर सच्चे पाकिस्तानी के दिल में ये ख्वाहिश है कि इन जालिम करप्ट हुक्मरानों से हमारी जान छूटे। तो इस हिसाब से तो मौलाना साहब के मुंह में घी शक्कर। पर क्या होता है और क्या नहीं होता वो तो वक्त ही बताएगा। जहां तक बात है हमारे मार्च की, तो आज हमें पहले भी क्लियर डायरेक्शंस मिल गए थे, आज हर चीज और बेहतर साफ सुथरी हो गई है। हमारा एक बहुत लंबा टूर है जिसमें हम पूरे सिंध के अलग अलग अजला में जलसे जुलूस करते हुए पंजाब में एंटर करेंगे, और पंजाब के जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, हेडक्वार्टर से जाएंगे, वहां पर भी हमारे जलसे जुलूस होते जाएंगे, होते रहेंगे। और यहाँ पर सिंध में तो बहुत हमारे लिए काफी मसला बन गया है, क्योंकि जब से हमने अनाउंस किया है कि हमें जाना है पंजाब, तो हमें कहा गया था एक लिमिटेड लोग हमारे साथ आए, पर इतने हजारों के लोग में कम से कम मेरा जो उमरकोट जिला है, तहसील कुंडरी, समारो, उमरकोट, पिथोरो, वहां से इतनी लोगों की डिमांड है, तो बहुत ही मेरे ख्याल से एक टास्क होगा अच्छा हमारे लिए, और हिम्मत वाला टास्क होगा उन सबको ख्वाहिश पूरी करना और चेयरमैन बिलावल के साथ उनको लेके जाना। हमारा कोई वो सिट इन तो है नहीं, धरना जैसे कि इमरान खान ने लगाया था कि जब तक हुकूमत नहीं जाएगी हम नहीं उठेंगे। पर मैं समझता हूँ ये अवाम की एक आवाज होगी, एक अवाम की राय होगी पाकिस्तानी लोगों की, जो कि आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदारत में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की सदारत में आपके सामने ये जाहिर होगा। और मेरे ख्याल से बहुत उम्मीद है मुझे कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, और जिस तरह से आपने देखा कि मियां साहब की और चेयरमैन बिलावल साहब की, जरदारी साहब की जो मीटिंग्स हुई हैं, उनके बाद भी बहुत हलचल है। अभी ज्यादा तो मैं आपको कोई बहुत चीजें बता नहीं सकता, पर खान साहब को कुछ भी कहे कि वो कितना भी उनके साथ सिंसियर है, बातें बहुत दूसरी तरफ जा रही हैं, और किसी का कसूर भी नहीं। मेरे ख्याल से चौधरी साहबान की भी अगर आप बात करते हैं तो बड़े अच्छे लोग हैं, खानदानी लोग हैं, उनका सियासत से जो ताल्लुक है वो अलग है, पर वो भी मजबूर है, तंग है, परेशान है कि लोगों को कैसे फेस करें, इस करप्ट हुकूमत को कैसे जस्टिफाई कराएं जो आज हालात है। बाकी सारी चीजों में तो हम डाउन चुके हैं। बिल्कुल सही। मैं चाहूंगा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपने मेरे दोनों गेस्ट की गुफ्तगू सुन ली ऑपोजिशन की, अब जरा थोड़ा सा अंदरूनी कहानी बता ही दें। एक्चुअली क्या ये ऑपोजिशन जो है वो अलाइड पार्टीज पे जो है बैंक कर रही है, इन्होंने उस पर इन्हिसार किया हुआ है, या फिर जो आपके अंदर विद इन जो ग्रुप जिसको कहने वाले कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब का एक ग्रुप है, उस पर डिपेंड कर रहे हैं? तो क्या एक्चुअल सूरत हाल है, क्या बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं बीच में जमीर भाई बात कर रही थी कि मैं तैमूर साहब को नहीं सुन पाई, सेनेटर साहब को मैंने पूरा सुना है, तो मुझे उनकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। बहरहाल मैंने, चूंकि जो आपका सवाल है उसको सामने रखते हुए मैं जवाब देती हूँ जी। देखिए 3.5 साल हो गए हैं, और मेरा ख्याल है कि मीडिया या जो ओपिनियन मेकर्स हैं या एनालिस्ट हैं, उनको हम दोनों जो गवर्नमेंट एंड सारी ऑपोजिशन का माजी सामने रखते हुए कंक्लूजन की तरफ आई थिंक जाना चाहिए।
देखें, आज जो फवाद चौधरी साहब ने बात की कि 13 से 14 दफा ये बहुत सीरियस अटेम्प्ट कर चुके हैं और उसका रिजल्ट क्या निकला, स्लोगन और नारे और अजम्पशंस मफरूजे यही थे कि जी फलाना मिल गया, धमाका मिल गया, रिजल्ट क्या निकला 0/0। दो तीन चीजें हैं जिनके ऊपर मैं रोशनी डालूंगी कि एक तो ये है इनका मफरूजा कि भाई लोग अपनी चीजें कार्ड अपने शो नहीं करते और इनको बताया जाए कि तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए कोई कार्ड शार्ड की जरूरत नहीं है, आपको नंबर पूरे करने हैं और जिन्होंने आपको वोट करना है उन्होंने बताना है कि उन्होंने वोट करना है कि नहीं। और क्या मैं इनकी र्यूमर्स के ऊपर यकीन करूं या उस हकीकत के ऊपर जो इनके ऊपर कल भी हंस रही थी। हमारे जो इत्तेहादी हैं, मुनस इलाही साहब कोई आउटसाइडर नहीं है और वो सियासतदान भी हैं और उनकी तरबियत चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब ने की है और उस खानदान के फ्यूचर के चश्मा चिराग है, तो वो कोई आउटसाइडर नहीं थे कि जो उन्होंने बात की है तो मैं उनकी बात का यकीन ना करूं, तो जो उम्मीदें आसें लगा के ये बैठे हुए हैं उनके ऊपर हम यकीन कर लें। तो इसीलिए मेरी मीडिया से भी अपील है कि वो अब एक रियलिटी चेक है वो साथ लगा के रखें। इनके बुलंदोबाज दावे, आपको याद होगा वो मशहूर जमाना डायलॉग के आर और पार होने जा रहा था, हुआ क्या, इनकी अपनी सियासत दफन होके रह गई जहां जो इनका गढ़ समझा जाता था। अच्छा मुसर्रत साहिबा अगर इजाजत दें तो आप ही से मैं सवाल करना चाहूंगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी आप सुन लें क्योंकि आप ही से मुझे रिस्पॉन्ड चाहिए था अभी। अगर क्विकली अगर आप प्रोड्यूसर साहब हमें शहबाज शरीफ साहब की बात। परेशानी ये मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है, जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ है। और फिर कर्जों के ऊपर कर्जे इतने लिए गए कि इसका बड़ी मिसाल करप्शन के बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है, मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। ये है वो वाकयात जिससे वो उनको नींद नहीं है। जी मुसर्रत साहिबा, वो उनका ख्याल है कि उनको इमरान खान को उनसे परेशानी नहीं होनी चाहिए या उनकी सियासी मुलाकातों से परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको महंगाई बेरोजगारी और जो स्कैंडल्स हैं जो करप्शन के होते रहे उनसे परेशानी होनी चाहिए। जी देखिए, मैं शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ अगर परेशानी है तो वो ये है कि हमने करप्शन का जो पैसा है उसको लूटे हुए दौलत को कैसे अवाम तक पहुंचाना है, मजीद हमने ट्रांसपेरेंसी किस तरह से लेके आनी है। परफॉर्मेंस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, मजीद हम इसको ज़ाहिर गुंजाइश तो बहुत है, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं और करेंगे। और जो फिक्र और परेशानी है वो इनकी बॉडी लैंग्वेज से और इनकी जो अल्फाज साथ नहीं दे रहे होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स उससे जाहिर है। देखें, हम ये कह रहे हैं कि हमें इनकी, अगर आप इनकी जातियात की बात करें, हमें देखें हमारा जाती तौर पर क्या बिगाड़ा है शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने। हमारी जाती दुश्मनियां तो नहीं है, हमारा मसला है ही अवाम, हमारा मसला है ही पाकिस्तान जो 73 सालों में इस मुल्क के साथ किया गया। और फिर सितम बराए सितम के करने वाले ही, इस मुल्क की लुटिया डबोने वाले ही आज जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे दो नजरिए हैं। देखें, एक हमारा ईमान है कि हमने जो जिस वजह से अवाम हमें लेके आए हैं, हमारा जो मैंडेट है वो है ये कि मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना, और उसकी पहली शर्त है अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी के लिए इस तरह की कानून साजी, और उसमें कुछ लिमिटेशन जरूर रही है इन 3.5 सालों में कि जिस तरह आपको पता है हमारे पास सिंपल मेजोरिटी नहीं थी, तो कानून साजी करने में और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो सख्त शदीद किस्म के रिफॉर्म जिस मुल्क को चाहिए हर जगह पे, उनमें हमें दिक्कत का सामना रहा और उसमें भी हमारी कमी कोताही नहीं है। और आगे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो समझने की जरूरत है, हम भी इनको कहते हैं कि जमा खर्च बाकी रखें, आप लोग जितने मर्जी देखें, ये ऑपोजिशन का काम है सियासत करना। क्या ये अच्छा होता कि इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि जब भी ये अपने दौरे हुकूमत में रहे, इन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। ज़मीर साहब, जब के इस मुल्क के ऊपर नहीं पूरी दुनिया के ऊपर एक कड़ा वक्त आया, उस वक्त चाहिए था कि ये अपनी सियासत सीधी कर लेते, तो आवाम को पता चल जाता कि भाई ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन कर रही है, वो मुल्क के मसाइल के ऊपर बात कर रही है। ये क्या कहते हैं, ये डायलॉग ये होता है कि जी हम लार्जर इंटरेस्ट में साथ बैठने को तैयार है। लार्जर इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे NRO है जो मुशर्रफ साहब ने दिया, माजी में लोग हुक्मरानी के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में देते रहे, उसी से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ।
सवा सत्यानाश हुआ। हम ये चाहते सही। हैं कि हमारे इनसे जाती मसाइल नहीं है, मुल्की मसाइल के ऊपर जो मसाइल की जड़ है, जो इश्यूज जिसकी वजह से आज गरीब अवाम गरीबतर हुए, जो हालात लोगों ने सहे, जो डेमोक्रेसी के बहरहाल सम्राट नहीं होते, जो उनको भुगतने पड़े, बुरी से बुरी डिक्टेटरशिप उनको सही, करनी पड़ी, बिल्कुल। तो उसकी वजह ये लोग हैं। हम इश्यूज के ऊपर तो Issues हमें के कोई ऊपर। इशू नहीं है, बिल्कुल लेकिन सही। एनआरओ के ऊपर वी आर नॉट रेडी। We are not- बिल्कुल, आप लोग जाए तो हुकूमत का ये ख्याल है कि जब भी ये लार्जर इंटरेस्ट पे कोई बात करना है या अपनी तजावीज देना चाहते हैं, चाहे वो नैब ऑर्डिनेंस हो या दीगर चीजें हो, उस पे वो बिहाइंड द कर्टन एनआरओ मांग रहे होते हैं। लेकिन अपोजिशन के लिए खासतौर पर पंजाब में सेहत कार्ड, नाज़रीन मैं पहले भी कहता हूं कि सेहत कार्ड इस वक्त एक ऐसी चीज है जिसको बाकायदा अवाम जो है वो बहुत उसको वेलकम कर रही है, खुश है। और हमने खुद भी देखा है, कुछ लोगों ने भी इतलात दी हैं, अजीज व अकारब से भी पता चला है कि सेहत कार्ड की वजह से उनके काफी बचत, पैसे बहुत बचत हुई है। और अब वो एक परेशानी के खुदा ना खास्ता अगर बड़ी बीमारी आ जाए तो हम किस तरह अपने अजीज का, अपने बच्चों का या किसी बड़ बुजुर्ग का इलाज कराएंगे। तो वो एक सूरत हाल है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन को जरा सोचना चाहिए कि ये एक बड़ा पॉजिटिव काम है इमरान खान साहब के हुकूमत का। इस पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, और फवाद चौधरी साहब ने जो बात की वो भी हम आपको सुनवाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज काबीना का इजलास हुआ, उसमें जहां बहुत सारे फैसले हुए, उसमें फवाद चौधरी साहब से ये भी पूछा गया कि जनाब के जो तेल की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं उस पर भी कोई काबीना में फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि उस हवाले से तो कोई डिस्कशन नहीं हुई क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस करती है। लेकिन उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अवाम जो है, कौम तैयार हो जाए कि एक महंगाई का बम गिरने वाला है तेल की कीमतों में इजाफे की शक्ल में। और उन्होंने सियासी सवाल का क्या जवाब दिया, ये जरा सुन लें। 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। ये अगर इन केसेस से बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे ना। फिलहाल तो मुझे तरीके अदम एतमाद तो नजर नहीं आ रही है, मुझे जेलें नजर आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। जी न्याजी साहब, वो कहते हैं कि उनको तहरीक अदम एतमाद नहीं, उनको जेलें तैयार होती नजर आ रही हैं आप सबके लिए। अब देखिए जी, फवाद चौधरी साहब की बात बहुत ही बात कर देते हैं और मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब को खुद जेल नजर आनी चाहिए कि जिस तरह करप्शन की कहानियां इनकी कैबिनेट के मेंबरान के खिलाफ हैं, जो वज़रा के खिलाफ हैं, वो तो मतलब है उसकी तो पूरे 74 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब एक जहांगीर तरीन क्या देख रहे हैं, दूसरे ये फवाद चौधरी खुद देख लें, इनकी जो करप्शन की केसेस हैं, ये लैंड ग्रैबिंग वाले केसेस हैं, दूसरे खुसरो बख्तियार है, दूसरे जो है चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया है, पता नहीं क्या क्या माफिया करते हैं, उनको जेलें नजर आने चाहिए। हमने तो जेल में भुगती हैं, 3.5 साल जेल में रहे हम, शहबाज शरीफ साहब 2 साल 2.5 साल। और एक जमीन साहब मैं आपको बात बताऊं जी, 3 केसेस में शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिली है। एक एनसीए लंदन से कि उन्होंने जो सारा किया, फिर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। उनका अदालती निज़ाम बहरहाल पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से आगे है। और फिर जो अदालती निज़ाम की जो रैंकिंग हुई है उसमें पाकिस्तान कहाँ था, उनके जो अदालत का जो मेयार है वो कहाँ था, वो आपके सामने है। और फिर यहाँ नैब कोर्ट ने जो शहबाज शरीफ साहब के अपने हक में फैसला दिया है वो भी एक मिसाल है। सही। तो मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब को ऐसी बातें करनी शर्म आनी चाहिए कि जो भी इन्होंने केस बनाए, झूठे केस बनाए, और वही इनका थूका वही मुंह पे आ रहा है, जो आसमान की तरफ थूका मुंह पे ही आता है। तो बजाय इसके कि अपोजिशन पे आप इल्जाम तराशी करें, हकीकत को समझें। हम अगर अदम एतमाद दायरा यकीन करें कि हाँ हमारे सारे जो है पार्टी, हम चाहते थे कि ये 5 साल पूरे करें, लेकिन आवाम की अब चीखें निकल गई हैं। आवाम तो अब हमारे से भी मायूस हो रहे हैं, और ये मायूसी जो होती है ये भी हमारे दुश्मन का जो बैरूनी दुश्मन उनका एक टैक्टिस होता है कि ऐसे पॉलिसी इख्तियार किया जाए और पाकिस्तान को माशी तौर पर ऐसे कमजोर किया जाए कि लोग मायूस हो जाए। जब मायूस हो जाए तो दुश्मन पे हमला करने में कामयाब होते हैं। बिल्कुल सही फरमाया न्याजी साहब आपने।
कि एक तो वैसे ही मायूसी गुनाह है, और जब मायूसी होती है तो दुश्मन उसका फायदा उठाता है, और एक उम्मीद जो है, होप, वो हमेशा कायम रहनी चाहिए। नवाब तालपुर साहब, क्या इरादे हैं बिहाइंड द, वैसे पीपल्स पार्टी वालों को तो खैर आदत है, वो तो घबराते नहीं है इस चीज से, तो वो अगर तैयार भी हैं जेलें तो आप लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं जी, हमें तो बचपन में ही सिखाया जाता है कि ये सियासी कैद जो होती है ये फखर की चीज है, ऑनर फॉर अस, तो हम उससे बिल्कुल नहीं घबराते। दूसरी बात जो आपने की, तो वो तो आप देख रहे हैं कौन घबरा रहा है और कौन नहीं घबरा रहा। मेरे ख्याल से जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ कह रहा है कि अगर मैं सड़क पे आ गया तो मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा, तो फिर आप सोच सकते हैं कौन घबरा रहा है और किसकी टांगे कब कपा रही हैं। मेरी बहन ने कहा कि क्या हुआ और कैसे हुआ और क्या रिजल्ट्स आए, तो मैं जरा उनको याद दिला दूं क्या हुआ। ये हुआ कि आप पीटीआई हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में रहते हुए 14 में से 12 बाई इलेक्शन हार चुकी हैं। अवाम ने आपको रद्द कर दिया है। क्या हुआ और रिजल्ट आपको बताऊं, और रिजल्ट यह आया कि केपीके की इलेक्शन में इसको अपना गढ़ समझते थे, आपको व्हाइट वॉश कर दिया वहां पे दूसरी पार्टीज ने। ये रिजल्ट आया आपका। जो करप्शन खत्म करना आए थे और जो हमें अभी बता रहे हैं कि हमने करप्शन किया है, मेरे ख्याल से ये सोचते हुए भी मुझे शर्म आती है कि दुनिया का सबसे करप्ट प्राइम मिनिस्टर और उनके एमएनएज और उनकी करप्ट मोस्ट कैबिनेट, जिसने 117 नंबर से 140 को क्रॉस करा दिया, वो करप्शन की बात हमें भाषण दे रहे। खुदा का खौफ करें, जरा शक्ल देखिए अपनी आईने में और सोचे इस मुल्क के साथ जो आपने ज्यादतियां की हैं, जिस तरह से आपने इस मुल्क को लूटा है, उसका हिसाब किताब आपसे बिल्कुल लिया जाएगा। और बिल्कुल सही कहा फहद चौधरी ने, बिल्कुल जेलें नजर आ रही हैं। जब इस तरह की करप्शन करोगे तो आपको जेलें ही नजर आएंगी। इन जेलों में इनको अपनी शक्लें नजर आ रही हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहा है, और अनकरीब आप देखेंगे जिस तरह की इन्होंने करप्शन किया उसी तरह का हिसाब किताब लिया जाएगा। हमारे तो लीडर की बहन को भी जेल में ना बख्शा, उसको तो आधी रात को अस्पताल से लेके और शिफ्ट किया गया। तो अब तैयारी करें, हम सियासी लोग हैं और हम हिसाब किताब जानते हैं और करते भी रहे हैं। सही। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, फवाद चौधरी साहब की बात आपने सुन ली। वो कहते हैं कि मुझे तहरीक अदम एतमाद से ज्यादा जेलें नजर आ रही हैं जो इनके लिए तैयार हैं। पिछले 3.5 साल में कोई ऐसी बड़ी कारकर्दगी सामने नजर नहीं आई। जो क्लेम थे, जो 22-23 साल की स्ट्रगल थी इमरान खान साहब की, अकाउंटेबिलिटी और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी और पैसा रिकवर करना, तो ये जो जितने भी बड़े केसेस थे सियासी लोगों के, उससे तो कुछ भी 1 रुपया नहीं अभी तक रिकवर कर सके 3.5 साल का अरसा गुजरने के बाद। जी अच्छा, देखें, अभी सेनेटर साहब और मेरे भाई तैमूर भी बड़े जज्बाती हो रहे थे, तो अब जरा सुने, मनी लॉन्ड्रिंग कहते किसको, इनको इनसे पूछिएगा इनकी बारी पे कि जो मकसूद चपड़ासी, जो हो चपड़ासी और अपने मालिक जिससे वो तनख्वाह आज से 10,000 रुपए लेता हो, शहबाज शरीफ की मैं बात कर रही हूँ, 4 अरब रुपए वो उनके अकाउंट में किस खाते में भेज रहा है? 16 अरब रुपए इनके मुलाजमीन, जिसमें इनके क्लर्क, इनके जो चपड़ासी, और मतलब वो किस खाते में शहबाज शरीफ को 16 अरब रुपए, कई 100 करोड़ बनते हैं, वो क्यों भेजते रहे? इसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं तो क्या कहते हैं? प्लीज इसका जवाब दे दे, और ये केस इंशाल्लाह कंक्लूड होने जा रहा है। दूसरी जहां तक इसके सारे सबूत मौजूद है, यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब की चीखें और वो हर दर पे जा रहे हैं, और बीच में जरदारी साहब को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया, और ये दर की ठोकरें ऐसे ही नहीं खा रहे, क्योंकि केसेस कंक्लूड होने की तरफ जा रहे हैं। और एक हम और रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, पूरी दुनिया के अंदर, इवन इन अमेरिका, कि जब इस तरह के केसेस होते हैं तो वो कैमरे में उनकी प्रोसीडिंग्स की जाती है। हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम इसकी रेजोल्यूशन भी लेके जा रहे हैं नेशनल असेंबली में, पंजाब असेंबली में मैं खुद कराऊंगी। हम अपील करते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आवाम के आगे भी, मीडिया के आगे भी। इसमें क्या मुज़ायका है, क्या हर्ज है कि जो भी इस केस की प्रोसीडिंग्स हो वो कैमरे के मौजूदगी में की जाए, ताकि जब बाहर आके ये झूठ और प्रोपेगेंडा करते हैं तो हम आवाम को उससे आगाह कर सकें। ना वो हमारी बात पे यकीन करे, ना इनकी, जो रियलिटी हो वो सारी आवाम के सामने आ जाए थ्रू मीडिया। दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें जी, हम तो एक बात मानते हैं, और वो ये कि अगर इस मुल्क को ठीक होना तो इस मुल्क के मसाइल का हल क्या है? हल ये है कि इस मुल्क के गरीब आवाम को, जो हैज नॉट है, जो लेस है, उनको एड्रेस करने का तरीका है क्या? कि लूटी दौलत को भी कंक्लूड किया जाए, वापस ली जाए, मजीद करप्शन के रास्ते बंद किए जाए, अच्छी लेजिस्लेशन की जाए,
इदारों को, जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे, उनको मजीद स्ट्रेंथन और इंडिपेंडेंट किया जाए। और साथ साथ जो हम कर रहे हैं, मसलन हम 10 डैम्स बना रहे हैं, और मुझे ये बताएं इन दोनों सियासी जमातों ने इस मुल्क के लिए किया क्या है आज तक। एक जो चेयरमैन एंड को चेयरमैन, वो मोहतरमा की शहादत के बाद उनको हादसाती तौर पर पार्टी मिल गई जो चारों सूबों में मौजूद थी, जिसको माशाल्लाह सेंट्रल सिंध तक लेके गए और आगे भी वहां से ये फारिग होंगे इंशाल्लाह। हमारी जो डिलीवरेंस, हमारा जो सेहत के ऊपर जो हमने अवाम को सौदे दिए पूरे पाकिस्तान में, और हमें दुख और अफसोस है कि सिंध की अवाम उससे महरूम रह गए, फिर भी हम उनके लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। इन्होंने जिस तरह से आप 18th अमेंडमेंट के ऊपर, तो ऐसे इनकी दुखती रग दुख जाती है, उसका नाम भी सिर्फ कोई जिक्र भी कर दें, लेकिन उसी 18th अमेंडमेंट के तहत आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ एंड कमोडिटीज की जो प्राइस, जैसे गंदम, चावल, चीनी, आटा, उसकी ये रेगुलेट किसने करनी है? सूबों ने। बिल्कुल, सूबे की एक सेकंड, बिल्कुल, मुझे जो मुस्लिम लीग नून है वो तो होगी ऑपोजिशन, भाई सिंध में आपकी हुकूमत है, साथ ये सब नर्सियां पढ़ने के साथ साथ परफॉर्मेंस ये ट्रांसपोर्ट हमने दी, कचरा हम उठा रहे हैं, इंशाल्लाह हेल्थ के लिए भी हम कोशिश करेंगे कुछ कर सके। सारे फंड तो ये ले जाते हैं। बिल्कुल मुशर्रफ, ये ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आके फिर आपसे इसी बात पर हम कंटिन्यू करेंगे कि यकीनन आप लोगों का फोकस है आवाम, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे रह गया जिसका मैं चाहता था कि जवाब मिल जाता कि लूटे हुए पैसे की वापसी वो कहाँ है, वो मतलब यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मुशर्रफ साहब, अगर आप अपनी बात क्विकली मुकम्मल कर लें तो फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जी, दूसरी मैं अर्ज कर रही थी कि देखें केपीके की बात करने से पहले इनको सिर्फ ये देखना चाहिए कि केपीके के अंदर आज भी वोट बैंक भी हमारा था, और अभी हमने मौलाना साहब को उसके घर के अंदर शिकस्त दी है। जो थोड़ा बहुत सीटें कुछ हमारी कम हुई, उसकी वजह भी हमने बताई, वो हमारी अपनी पार्टी के आपसी टिकट की डिवीजन के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। और दूसरी बात कि केपीके के अंदर इन्होंने कितने वोट लिए? पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं, और 78 वोट लिए हैं, जिसके ऊपर अभी तो पहला मरहला मुकम्मल हुआ है, और आज जो है वो अदालत ने भी और बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला सुना दिया कि 31 मार्च से पहले या 31 मार्च तक जो है वो दूसरा मरहला मुकम्मल करना लाजमी है, और मई में शायद पंजाब में भी लोकल बॉडीज इलेक्शन होने हैं। गौस न्याई साहब, यकीनन आप लोगों के पास भी एक बहुत मवाद मौजूद है जिसकी वजह से आप लोग इस वक्त निकलने को तैयार हैं, आवाम को लेकर निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवालात तो अभी भी मौजूद हैं वहीं पे कि अगर बेसिक क्वेश्चंस आपसे किए गए कि जी मनी ट्रेल बता दें कि पैसा कहां से आया, फिर मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले जाते हैं 4 हफ्तों के लिए या 8 हफ्तों के लिए, मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आती, और अब वफाकी हुकूमत ने प्लान किया है कि वो दोनों डॉक्टर्स को डायरेक्ट खत लिख रहे हैं कि जी हमें बताएं कि सेहत कैसी है। और फिर इसाक डार साहब, वो मफरूर साहबजादे मफरूर, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे मफरूर, तो क्वेश्चंस तो हैं, आपके ऊपर भी तो हैं सवालात। जमीर साहब देखें जी, ये बात यह है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग है, या जिसपे ये मेरी बहन कह रही थी कि शहबाज शरीफ के जो सरपंच हैं, जो उनके जो मुलाजिम, उनके उसपे उनके अकाउंट्स में अरबों के हिसाब से पैसे हैं, तो ये चीजें बजाय मीडिया से कहने के आप कोर्ट में जाएं और साबित करें कि ये शहबाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और अपने मुलाजमीन के जो अकाउंट में पैसे जमा किए हैं, तो ये हर वक्त जो है मीडिया के असल से जो जगह है वो कोर्ट है। कोर्ट में आप जाएं और कहें कि सब सबूत के साथ कि जी देखो शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग की इस तरह, तो फिर अगर कोर्ट साबित करे डायरेक्ट कोर्ट में सजा देगी, लेकिन कोर्ट से तो हमें क्लीन चिट मिल रही है। शहजाद अकबर को क्यों फारिग किया गया है? वो रोजाना एक नई कहानी करके मीडिया में बैठ जाता था, और एंड रिजल्ट क्या होता था कि ब्रॉडशीट और दूसरे केसों में पाकिस्तान को पता नहीं कितने अरब रुपए देने पड़े। अब आमदनी कोई नील है, और 6-7 अरब रुपए ब्रॉडशीट का अगर ये भी पता चला कि ब्रॉडशीट और शहजाद अकबर का आपस में एक एग्रीमेंट था, और उससे शहजाद अकबर हिस्सा लेता रहा। ये तो चीज एक दर्द भी है, क्योंकि नया से नया इशू आ जाते हैं, तो मेरे सामने एक बार समझना चाहिए कि ये जो एक नरेटिव
चल पड़ते हैं ना, एक बंदा कहता है कि ये लूट के खा गए, ये उसी के पीछे चल पड़ते हैं। ट्रक की बत्ती कोई चाहिए, करप्शन की है, 200 पड़े हैं, 100 पटाखे पड़े हैं, ये रमजान की आपका जवाब आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। नवाब तैमूर तालपुर साहब, तैयारियां तो आपने हमें बता दी हैं 27 फरवरी। एक तासुर ये भी आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है कि शायद ड्यूरिंग द मार्च ही जो है वो टेबल हो जाएगी। तो कोई डेट वेट कोई सामने आई है, कोई प्लान अदम एतमाद की जो करारदाद पेश करनी है उस हवाले से? और दूसरा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर जो बड़े केसेस हैं जिस पे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उनको अदालतों से लाइव दिखाने की इजाजत होनी चाहिए, उस पर भी एक कमेंट कर दें। मेरे ख्याल से कोई भी केस है वो लाइव दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, दिखाएं। इनके भी सारे केस इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइव होंगे। मेरी बहन ने भी बात की कि वो फिलाने शहबाज शरीफ के बंदे से फिलाने पैसे मिल गए, तो मुझे नहीं पता कि मिले या नहीं मिले, पर मुझे ये जरूर पता है कि मेरी अलीमा बाजी ने 60-70 अरब रुपए जो है हाथ कर लिए कपड़े सी के। तो ये चीजें अवाम के सामने आ गई हैं। इमरान खान जो 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए देता था अपना टैक्सेस में, उसने प्राइम मिनिस्टर बनते ही 98 लाख यानी 1 करोड़ का सिर्फ टैक्स दिया है। तो ये जो है अवाम को पता है, ये अवाम का खून चीसा है नियाजी ने। ये वही खून है जिसकी वजह से आज इनकी इलेक्शनें फेल हो रही हैं और ये हर जगह पर अवाम की मोस्ट हेटेड जमात पीटीआई करार दी गई है। मैं समझता हूं, जहां तक बात है आपने की डेट की, तो डेट तो अभी कोई अनाउंस नहीं हुई, पर आपने देखा है जब भी जरदारी साहब कोई काम करते हैं, प्रेसिडेंट जरदारी हमेशा पक्का काम करते हैं, और जब आयरन रॉड के साथ हिट करने का सही टाइम होता है तभी हर चीज डिस्क्लोज होती है। तो इस तरह भी आपको इंशाल्लाह कुछ ही वक्त में एक गुड न्यूज पाकिस्तान की आवाम को मिलेगी, और उस आयरन फिस्ट के साथ इंशाल्लाह हम इस करप्ट हुकूमत से अपनी चेंज लाने में कामयाब होंगे और जमहूरी तरीके से ही कामयाब होंगे। जमहूरी तरीके से ही कामयाब होंगे। जी मुसर्रत साहिबा, आपने दोनों गेस्ट की बात सुन ली, कंक्लूड कर दें, क्योंकि अब कहने वाले तो कहते हैं कि शायद कोई परेशानी नहीं है, और खास तौर पे मुनीस सलाई साहब की स्टेटमेंट ने शायद तहरीक अदम एतमाद की हवा निकाल दी, उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। लेकिन अभी भी ऑपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कहते हैं कि राजदारी में चीजें चल रही हैं, और जिस तरह तैमूर साहब ने कहा कि जरदारी साहब कभी गलत हाथ नहीं डालते। हाँ, ये बिल्कुल आई एग्री विद तैमूर के जरदारी साहब कोई गलत हाथ नहीं डालते, और नारा अब चेंज हो चुका है। बाकी पूरा मुल्क समझ गया है कि एक जरदारी पीपल्स पार्टी के ऊपर भारी साबित हुआ, और जो पीपल्स पार्टी के लिए कोई और ना कर सका, डिक्टेटर्स भी ना कर सके, वो जरदारी ने कर दिखाया। और इसी तरह जो हमारी PMLN है, उनके लिए जरदारी साबित हुई है मरियम नवाज, तो ये अपने लिए खुद ही काफी है। हम जो कहना चाहते हैं, कोई गुब्बारा था ही नहीं तो हवा किधर से आती। देखें, आप मफरूजों के ऊपर, ख्वाहिशों के ऊपर तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते, ख्वाब देखने के ऊपर पाबंदी नहीं है। जोरों पे, मुकाबले पे ख्वाब देखें। दोनों बहन भाई, कभी बिलावल वजीर आजम बनने के ख्वाब देखता है, कभी मरियम देखती है, कभी शहबाज शरीफ देखता है, मौलाना पता नहीं क्या देखता है। मैं ये देख रही हूँ कि इनका मुकद्दर जेलें हैं, और आगे ये सेंट्रल सिंध से भी हम इनको फारिग करेंगे। अगली हुकूमत हमारी है, 2/3 मेजोरिटी के साथ है। हम तो अगली तैयारी कर रहे हैं, ये लगे रहे, इनको खेलने दें, और अब इनको हम कर कह सकते हैं। चलें जी, आज एक नया चैलेंज मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बिल्कुल आज एक नया चैलेंज मुसर्रत जमशेद साहिबा ने दे दिया प्रोग्राम में कि आइंदा 2023 से भी 2/3 मेजोरिटी लेकर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और तैयारी पकड़े ऑपोजिशन वाले। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।